नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी एक दिन का बुद्ध जिसे लिखा है हरीश पाठक जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। यदि कहानी में आपको कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्चना की रुलाई फूट पड़ी। गुस्से में थरथराती उसकी आवाज से अनुराग चौंक गया। 8:40 हो गए हैं और बाई का अब तक कोई पता नहीं है। मैं क्या करूं? जब मन आता है वह अपने घर बैठ जाती है, बिना कुछ बताए। इस हाल में मैं बब्बू को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? पैर पटकती अर्चना खिड़की की तरफ भागी। वक्त को अपने जबड़े में दबाई घड़ी की सुई फिर आगे सरकी। अनुराग दरवाजे के बाहर आया। बरामदे की खिड़की से उसने झांक कर देखा। क्रांति नगर की पतली सी गली में सिर्फ एक अधनंगे बच्चे के अलावा दूर दूर तक केवल खामोशी थी। पार्वती बाई के आने का कोई निशान वह चाहकर भी नहीं देख पा रहा था। फोन की घंटी बजी। अनुराग तेजी से फोन की ओर बढ़ा। उसने सुना, ड्यूटी रूम से सुधा बोल रही हूँ। मैडम है? बोलो सुधा, वह बमुश्किल बोल पाया। शिमित अमीन का फोन आया है, वे आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। मैडम भी रास्ते में ही होंगी ना? फोन पर सन्नाटा था। फिर अचानक फोन कट गया। यादव भाभी मान गई है। आज भर की ही तो बात है, बब्बू को उनके घर छोड़कर जा रही हूँ। अर्चना की टुकड़ा टुकड़ा आवाज उसके कानों में गिरी। वह लपक कर दरवाजे तक आना चाहता था। वह अर्चना को सुधा के फोन के बारे में बताना चाहता था। वह बब्बू को प्यार से दुलारना चाहता था। वह चाहता था कि यादव भाभी के घर वह खुद अर्चना के साथ चले, पर दरवाजा झटके से बंद हो गया था। अनुराग की आंखें फिर दीवार पर जा चिपकी। घड़ी के जबड़ों के बीच दबे वक्त की छटपटाहट उसे अंदर तक हिला गई। कार शेड के पास की पत्थर वाली गली पार कर कब सड़क तक आया? सड़क से कैसे उसने साईं बाबा मंदिर के सामने का रास्ता पार किया? कब वह बगैर आगे पीछे देख दनदनाते रेल की पटरियों को पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चढ़ गया? उसे कुछ मालूम ही नहीं था। उसे पता ही न चला कि कैसे किस गति से उसने घर और स्टेशन के बीच पसरे 17 मिनट के फासले को तेजी से पार कर लिया है। अब वह सीढ़ियों को पार कर पुल पर था और उसे पुल से उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचना था। कैसे भी, हर हाल में। पटरियों के पार उसकी नजर गई। 9:42 की फास्ट उसे आते दिखाई दी। अब की बार अनुराग दौड़ पड़ा। आगे भीड़ खिसक रही थी और अनुराग खिसकती उस भीड़ में छटपटा रहा था। जब उसके पैर आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, ट्रेन फिसल गई थी। वह कुछ देर ठिठका। उसने देखा, फास्ट ट्रेन का तो पता ही नहीं था। इंडिकेटर कुछ और दिखा रहा था। तेज तेज सांसों पर काबू पाते हुए उसने सुना, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली 9:42 की तेज लोकल आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। फिर इस पहाड़ को पार करना है। उसने सीढ़ियों पर तैरते जन समुद्र को बेचारेपन से निहारा। 3 से 5, 5 से फिर 3। क्या करे अनुराग? वह फिर सीढ़ियों पर था। धीरे धीरे खिसकता भीड़ का रेला। उस रेले के ठीक बीचों बीच फंसा अनुराग। जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा तो ट्रेन सड़कने लगी थी। बाएं हाथ से रेलिंग को थामे जब अनुराग ट्रेन में चढ़ा तो उसके दाएं हाथ का बैग कई जोड़ा सिरों के ऊपर से टकराता हुआ डिब्बे के भीतर उसके पहले घुस चुका था। दरवाजे से चिपका वह यह समझ ही नहीं सका कि यह कैसे संभव हुआ कि भीड़ ने ही उसे 3 से 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर फेंका और भीड़ ही उसे 5 से 3 नंबर ले आई और अब भीड़ के धक्के ने ही उसे डब्बे में चढ़ा भी दिया। अनुराग अब हाँफ रहा था। तेज बारिश में सड़क के किनारे कोई ओट या धाए धाए बरसते हथगोलों के बीच दीवार से चिपक कर खड़ा कोई निहत्था सैनिक जैसे जीवन को दसों उंगलियों से पकड़ना चाहता है। ट्रेन के दरवाजे से चिपके अनुराग की हालत भी ठीक वैसी ही थी। पहले पहल उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि खचाखच भरी इस ट्रेन में आखिर चढ़ा कैसे जाए। उसे अच्छी तरह याद है कि जब वह मुंबई और इस रेलवे कॉलोनी में नया नया आया था, तब अतुल कुमार उसे घंटों इस शहर के कायदे कानून बताते रहते थे। ट्रेन में चढ़ने और उतरने पर उनके नए नए नुस्खे उसे रोज ही सुनने पड़ते थे। अक्सर उसकी यादों में वह सुबह चमक उठती है जब
ऊंचे पूरे अतुल कुमार घर से निकलते ही रास्ते में पड़ने वाले हर मंदिर के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। कई कई बार सूर्य को प्रणाम करते वक्त उनके माथे का सफेद टीका उनके काले शरीर पर चिपका हुआ लगता था। अनुराग उस समय उनके संग संग स्टेशन तक आता। अतुल कुमार उसे बताते, बीच का डब्बा ही अक्सर पकड़ा करो, पीछे वाले डब्बे में जेब कतरे इसी स्टेशन में चढ़ते हैं। लगेज का डब्बा भूल से कभी मत पकड़ना, उसमें तो अपराधी समूहों में बैठते हैं। वे लूट पाट कर आपको कहाँ धक्का दे देंगे पता ही नहीं चलेगा। और सबसे आगे वाले डिब्बे में पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर उनका गिरोह इतना मजबूत है कि ना तो वे आपको चढ़ने देंगे और ना ही उतरने। यह गिरोह कल्याण से चढ़ता है और वीटी उतरता है। बस सबसे सुरक्षित यह बीच का डिब्बा है, इसमें सभी भले लोग चढ़ते हैं। इन्हीं भले लोगों वाले डिब्बे में एक दिन अतुल कुमार के साथ वह चढ़ा। भजन गुनगुनाते, हाथ मिलाते, अतुल कुमार आगे आगे और वह उनके पीछे पीछे। वे दोनों स्टेशन तक आ गए। ट्रेन भी आ गई। भीड़ का रेला उतरा और उसने देखा अतुल कुमार भीड़ के धक्कों के बीच हाथ पैर मार रहे हैं। उनकी बुशर्ट के सारे बटन खुल गए थे। उनका नीला थैला किसी और के ही हाथ में लहरा रहा था। एक आदमी का मुक्का हवा में था। एक चीख रुक रुक कर बज रही थी। एक धोतीधारी सज्जन लगभग निर्वस्त्र प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और एक बच्चा मिमियाता हुआ डिब्बे से बाहर निकल आया था। ट्रेन चल दी। भीड़ से ठसाठस भरी ट्रेन ने जब गति पकड़ी, उसने देखा बाएं हाथ से दरवाजे के डंडे को पकड़े अतुल कुमार सन्नाटे में थे। दहशत के मारे अनुराग की भी हालत खराब थी। शाम को वह तड़प कर अतुल कुमार से मिला। कैसे हो, कहीं लगी तो नहीं आपको? उनसे मिलते ही मैंने उनसे पूछा। मुझे क्या हुआ? अतुल कुमार एकदम सहज थे। सुबह भीड़ ने आपको बुरी तरह घेर लिया था। वह लगभग हकलाते हुए बोला। अरे यह तो रोज की बात है, भीड़ से क्या डरना, वह तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वही तो हमें दफ्तर पहुंचाती है भाई। भीड़ ना चढ़ाए तो क्या मैं अकेले ट्रेन में चढ़ या उतर सकता हूँ? अतुल कुमार के शब्द रेशा रेशा उसके भीतर उतरे। वह डर जो सुबह उसकी रग रग में समाया था, अतुल कुमार से मिलकर अचानक उस कौतुक में बदल गया जिसे वह दोबारा शायद याद भी नहीं करना चाहता था। उसकी चाहत तो यह थी, आज वह आराम से घर बैठे। उसका मन था कि आज बब्बू को गोद में लिए वह इस कमरे से उस कमरे में, कभी बरामदे में तो कभी रेलवे कॉलोनी के उस विशाल मैदान में बेआवाज घूमे जो अक्सर वीरान रहता है। उसकी इच्छा थी वह बब्बू को झूले में बिठाकर कुछ अच्छी सी लोरी गुनगुनाए, जो लोरी अक्सर अम्मा किसी भी बच्चे को सुनाते वक्त गुनगुनाती थी। तो कभी वह बब्बू को पलंग पर बैठाकर कोई गाना इतनी तेज चला दे कि पड़ोस के सरदार जी, क्या हुआ पुत्र जी, कहते हुए निकल आए। वह चाहता था कि आज बब्बू को लिए वह तब तक नाचता रहे जब तक थक ना जाए। पर गुरुवार को छुट्टी कैसे ले सकता है? उसने कई बार कई तरीके से सोचा कि आखिर वह दौड़ते दौड़ते इस तरह पहुंचेगा कहाँ, उसका आखिरी ठिकाना कहाँ है। रोज रोज दौड़ते दौड़ते कहीं उसके दिमाग की नस फट गई तो अर्चना बेचारी क्या करेगी? बब्बू का क्या होगा? उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि इस हाल में अर्चना सबसे पहले किसे बुलाएगी। यदि किसी को बुलाया भी गया तो क्या इस शहर में कोई दौड़ा दौड़ा आ पाएगा? अनुराग का इस कॉलोनी में आना भी एक संयोग था। अपने अपने शहर में अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जी रहे थे। अर्चना और अनुराग अलग अलग आंखों में सपना एक ही देख रहे थे। छोटे शहर की छोटी जिंदगी से ऊब कर महानगर में बसकर बड़ा आदमी बनने का कभी खत्म न होने वाला सपना। इस सपने का एक छोर अर्चना के पल्लू से बंधा था और दूसरा छोर थामे था अनुराग रत्न उपाध्याय। अर्चना के हाथ में सिर्फ सपनों के अलावा कुछ नहीं था। वह आकाशवाणी दरभंगा में आकस्मिक उद्घोषिका थी। अपनी खनकदार आवाज पर उसे भरोसा था, पर जीवन की रफ्तीली राह पर सिर्फ आवाज के सहारे कैसे चला जा सकता था। चौड़ी लाल बिंदी लगा, माथे पर पल्लू डाल जब वह दहलीज पार करती तो जिया कहती, बारात अब इसी घर में आएगी। चुपचाप अर्चना घर छोड़ देती। अर्चना पहले ड्यूटी रूम जाती, चार्ट देखती, कार्यक्रम अधिकारी से मिलती, स्क्रिप्ट हाथ में लेती, उसे एक बार पढ़ती, रिकॉर्ड चुनती और स्क्रिप्ट के मुताबिक गाना लगाती।
कुछ देर बाद हवाओं के रथ पर सवार अर्चना की आवाज गूंजती। प्यारी बहनों, स्वप्न महल में अर्चना शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। सपनों के इस महल की शुरुआत आज हम गिरिडीह की चमेली मंडल की फिस फरमाइश से करते हैं। उनकी यह पसंद हम सबकी पसंद है। सच तो यह है कि जिंदगी की आपाधापी में आज हम सब कितने अकेले होते जा रहे हैं, और यह दर्द इस गीत में बखूबी उभरा है। तो आइए सुनते हैं चमेली मंडल की यह पसंद। अर्चना की आवाज रुकती है और हवा में गाना गूंजता है। गाना कौन सा? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। परेशानी का गोल मोल चक्का रह रहकर अनुराग के हाथ में भी तेज तेज घूमता है। सुबह से शाम तक वह हर छोटे बड़े अखबार में चक्कर लगाता। उसके होठों पर अचानक उग आए तमाम सवालों के जवाब उसे कहीं और से नहीं मिलते। एक रात उसने सोचा कि छोटे अखबारों की छोटी नौकरी उसे क्या देगी। तब कौन क्या देगा? मांगने और देने की इस जद्दोजहद में उसने पाया कि सुबह उग आई है और वह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। दिल्ली में यह उसका पहला दिन था। कैलेंडर के बदलते बदलते वह पहला दिन रबड़ की तरह खिंचता हुआ 8 साल में तब्दील हो गया। इन 8 सालों की यादों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर निसहाय खड़ा अनुराग रत्न उपाध्याय इस बीच स्वप्न महल की अर्चना शुक्ला से गहरे तक जुड़ चुका था। उसके मन में यह विचार जड़ जमा चुका था कि जब सब जगह आसमान का रंग नीला है, सबकी आंखों में सपने पलते हैं, उम्मीदें किसी की कभी भी दम तोड़ सकती हैं, मन कहीं भी बेखौफ उड़ सकता है, तो समानांतर चल रहे सपनों को क्यों ना एक छत मिले। झक सफेद छत के नीचे रोज रोज बड़े हाँक रहे सपनों को देखना कितना रोमांचक होगा। जिस दिन यह विचार अनुराग के मन में उभरा, उस रात अर्चना शुक्ला की नींद को न जाने किसने सोख लिया था। सब कुछ उसे टूटे इंद्रधनुष के बिखरे रंगों को मुट्ठी में संजोने जैसा लग रहा था। वे दिन रह रहकर उसकी यादों में जल तरंग से बजते। वह खूब सज धज कर आकाशवाणी जाती, पुराने रिकॉर्ड्स की धूल को अपने नीले रुमाल से बार बार पोंछती। कभी वह वाणी जयराम का कोई गीत सुनती, तो कभी खुद ही कोई ना कोई गीत गुनगुनाने लग जाती। क्या हो गया है अर्चना शुक्ल तुम्हें? वह कई कई बार खुद से ही पूछती। पर खुद से पूछा गया अर्चना का यह सवाल घर की दीवारों से चक्कर लगाकर घूम फिर कर उसी के पास लौट आता। अनुराग फिर दिल्ली की यादों में लौट आया। उस दिन अखबार के पन्ने बदलते बदलते अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर जम गई। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से उसने उस विज्ञापन को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही निकला है। वह जब जब विज्ञापन पढ़ता, तब तक उसके कान के पास ना जाने क्यों समुद्र की उठती बैठती लहरों का तेज संगीत बजने लगता। उसे लगता जैसे यह शोर उसके कान के पर्दों को फाड़कर उसके भीतर तक उतर जाएगा। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, पर आवाज का रुकना थमा ही नहीं। उसने विज्ञापन को अखबार से काटकर अपनी जेब में रख लिया। एक क्षण के साथ उसका मन उछल उछल कर मुंबई पहुंच जाता। उसने मन ही मन तय कर लिया, इरादों की बारीक डोर को थामे वह उस समुंदर की जमीन को जरूर छू लेगा, जो बहुत से लोगों का सपना होता है। उसने यह भी तय किया कि दूसरों का सपना इस बार उसकी सच्चाई बनेगा। बाद के बहुत सारे दृश्य आपस में गड्डम गड्ढ हैं, जिन्हें अनुराग साफ साफ नहीं देख पा रहा। स्याह सफेद इन यादों में दर्स हैं। अनुराग की बेचारगी, उसका एक रात चुपचाप दिल्ली से गायब हो जाना, कई कई रात समंदर की रेत पर अकारण भटकना, विज्ञापन के सच को पूरी तरह झपट लेना, देश के सबसे बड़े अखबार में नौकरी पाना, पत्थरों की ऐतिहासिक इमारत को दर्ज के संग अपना दफ्तर कहना, भाग कर दरबंदा जाना, दौड़ते हुए अर्चना से लिपटना, लाल फूलों वाले छोटे से बक्से में उसका कपड़ों को ठूसना, हांफते हुए स्टेशन तक आना, चढ़ती ट्रेन में लपक कर चढ़ना। अनुराग को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे याद आए वे क्षण जिनमें दर्ज थी दो जोड़ा आंखों की कायरता, जिनमें दर्ज थी व्याकुलता, जिनमें दर्ज थी हिकारत और जिनमें दर्ज थी तकलीफों को ना भूलने वाली इबारत। प्यार, प्यास, भूख, त्रास, दंभ, दया, मान, इत्मीनान, रिक्तता, छल, यातना, कपट और यश, इतने चेहरे उसकी आंखों के सामने बेपर्दा हुए
कि अनुराग उन चेहरों के ऊपर चढ़ी बारीक परत को खुरचना तक नहीं चाहता था। ट्रेन रुक गई थी। अनुराग ने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन चाह कर भी वह अपना सर घुमा ना पाया। एक दूसरे से रगड़ खाते जिस्म सिर्फ हाथों का हिलना भर देख पा रहे थे। दाएं बाएं उसकी नजर गई तो देखा कई ट्रेन एक साथ रुकी हैं। कुछ यात्री बेखौफ पटरियों पर दौड़ रहे हैं और कुछ जोर जोर से बातें कर रहे हैं। कुछ उतरना चाह रहे हैं, पर लोग उन्हें उतरने ही नहीं दे रहे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा है तो कोई मोबाइल ना लगने का रोना रो रहा है। सारी दुकानें बंद हो रही हैं। दादर में जगह जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई है। कल रात शिवाजी पार्क की सभा में जो बवाल मचा, उसकी आग आज पूरी मुंबई में फैल गई है। अनुराग ने सुना कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। 8-17 की विरार फास्ट अब तक अटकी है। जब वही आगे नहीं बढ़ी तो इसकी क्या उम्मीद है। एक औरत आज सुबह एल्फिंस्टन में कटकर मर गई। हड़बड़ी में पटरी पार कर रही थी। 7-8 लड़कों ने कल रात एक टैक्सी वाले को इतना मारा कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। लालबाग, लोअर परेल, काला चौकी, पांडुरंग बाड़ी, प्रभा देवी, फूल बाजार, सब जगह हिंसा जारी है। जिंदाबाद के नारे लगाने पर लड़के नाम पता पूछकर इतना मार रहे हैं कि आदमी मर ही जाए। पुलिस चुप है। पुलिस कप्तान बेटी की शादी की तैयारी में जुटा है और मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के चक्कर में कल रात से दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहा है। ट्रेन के हर कोने से आने वाली तरह तरह की खबरों से अनुराग का दिल बैठने लगा। उसने आगे सरकने की कोशिश की तो किसी ने इसी तेजी में उसकी बुशर्ट खींच दी। उसे लगा कहीं बुशर्ट फट ही ना जाए। तब बस फटी बुशर्ट पहनकर वह दफ्तर कैसे जाएगा। भीड़ में फंसे फंसे उसे अर्चना की याद आ गई। सुबह उसकी बेचैनी अनुराग से देखी नहीं जा रही थी। उसे लगा उसकी आंखें बरसने ही लगेंगी। उसकी मुस्कान, उसकी खुददारी, उसका हौसला, उसका जीवट और उसका विश्वास। पर ना टूटी अर्चना और ना ही उसने अपना धीरज खोया। ऐसी बातों पर यदि वह ही टूट जाता तो ना जाने कितने सालों पहले वापस गांव नहीं तो दिल्ली ही लौट गया होता। आखिर मुंबई की रोज रोज की तकलीफें आदमी को अंदर तक हिला ही देती हैं, पर वह सीखता भी तो इन्हीं परेशानियों से है। अनुराग अपने ही सवालों के खुद ही उत्तर दे रहा था। अचानक उसे बब्बू की याद आ गई। कैसा है जीवन का यह रंग। एक सपने को अपनी आंखों में पाले दरभंगा की अर्चना मुंबई की एक रेलवे कॉलोनी में अपने सपनों को बड़ा होते देख रही है और छिंदवाड़ा के एक निपट देहात का अनुराग रत्न उपाध्याय दिल्ली होते एक नामचीन पत्रकार बनने की जिद में मुंबई की इस गोल गोल घूमती जिंदगी का हिस्सा बनने को अभी शब्द है। 30 दिनों के 700 रुपए पाने वाली पार्वती का एक दिन ना आना बब्बू उसे और अर्चना को कितना लाचार बना देता है। चाची, भाभी, मौसी और अम्मा के भरे पूरे परिवार में एक पार्वती बाई इतनी बलशाली हो जाती है कि उसका एक दिन उनके सपनों को धुआं धुआं कर देता है, जो सालों साल से अर्चना और अनुराग के जीवन का आधार है। वाया दादर अनुराग अंधेरी स्टेशन पर उतर तो गया, पर उसने देखा दूर दूर तक ना ऑटो का पता था, ना ही बसें दिख रही थी। स्टेशन के बाहर के चौराहे पर कांच ही कांच था। पता चला एक उन्मादी भीड़ ने बसों पर जमकर पत्थरबाजी की है। चौराहे के आसपास की दुकानों पर लूट की भी कोशिश हुई है। नवरंग सिनेमा में चल रही भोजपुरी फिल्म को भी दंगाइयों ने रोक दिया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर तक फाड़ दिए और कुछ दर्शकों के साथ मारपीट की गई। पुलिस का सायरन सुनकर भीड़ भाग गई। बेबस अनुराग पैदल ही दफ्तर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा तनाव हर मोड़ पर चमक रहा है। बंद दुकानों के बाहर खड़े लोग उबल रहे हैं। हनुमान मंदिर के बाहर की सब्जी की दुकानों की हालत साफ बता रही है कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ है। रोती हुई एक औरत को भीड़ दिलासा दे रही थी, पर उसके आंसू थे जो थम ही नहीं रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का बसें ही रेंग रही थी। रेंगती उन बसों के हर हिस्से पर यात्री लटक रहे थे। हर दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल था। छोटे छोटे झुंड में लोग इधर उधर आपस में बातें कर रहे थे। उसे देखते ही भीड़ फट गई। दिन भर कुछ संवाददाताओं के साथ वह भी था। वह बता रहा था कि शहर में हिंसा बढ़ रही है।
हर जगह संवाददाता और फोटोग्राफर तैनात हैं। सांता क्रूज और सहारा हवाई अड्डे पर दत्ता जाधव और संदीप माने को भेज दिया है। कल्याण, ठाणे, नवी मुंबई, दादर, चर्चगेट और वीटी पर भी टीमें भेज दी गई हैं। मंत्रालय पर मनीषा पाटनकर हैं और पुलिस मुख्यालय पर प्रफुल्ल सरदेसाई। अनुराग लगातार आ रही खबरों को देख सुन रहा था। पहला संस्करण जल्दी ही प्रेस में भेजना था। बदहवास सा वह फोन पर हिदायत दे रहा था। वह बार बार प्रेस को बता रहा था कि जितनी जल्दी मशीन चालू हो सके तो कर दो। हमारा अखबार सबसे पहले बाजार में आना है। खबरें आ रही थी। सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी और बाबुलनाथ मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस मुख्यालय में आए एक गुमनाम फोन के कारण सभी पुलिस स्टेशन को तगड़ी सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं। एक उत्पाती भीड़ ने नरीमन पॉइंट स्थित एक स्टॉल को आग लगा दी। कांजूर मार्ग पर कुछ युवकों ने ट्रेन से उतारकर यात्रियों को जमकर पीटा। नवी मुंबई में हिंसक भीड़ ने एक हिंदी स्कूल की इमारत को आग लगा दी। अनुराग हर खबर पर नजर रखे था। पहला संस्करण प्रेस में जा चुका था, पर अनुराग की बदहवासी थम ही नहीं रही थी। वह हर संवाददाता से फोन पर जुड़ा था। वह उनसे पल पल की खबर ले रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर अर्चना थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सुना, यादव भाभी के घर दिन भर बिजली की सिगड़ी जलती है। किचन तक उन्होंने किराए पर दिया है। अभी अभी कॉलोनी से किसी ने फोन करके बताया तो वह दहल गई। बब्बू, यही घुटनों के बल चलता सिगड़ी तक पहुंच गया तो क्या होगा? मैं अभी घर जा रही हूँ। अनुराग की रीढ़ में जैसे किसी ने करंट उतार दिया। उसके पोर पोर से पसीना बहने लगा। ना चाहते हुए भी उसे कर्नल भाटिया का वह पिलपिला चेहरा याद आ गया, जो कुछ साल पहले उसने आगरा के एक पागल खाने में देखा था। अपनी विक्षिप्त पत्नी के सामने थके थके खड़े कर्नल को वह देखकर हिल गया था। 3 लड़कियों के बाद कर्नल के घर बेटा हुआ था। रसोई में काम करते करते मिसेस भाटिया अचानक नहाने चली गई और जमीन पर जलती बिजली की सिगड़ी के पास ही खेल रहे उनके इकलौते बेटे ने बिजली को छू लिया। जब तक मिसेस भाटिया किचन तक पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कर्नल के घर पहुंचने तक बच्चे की सांसें थम चुकी थी। बच्चे की निर्जीव देह देखकर मिसेस भाटिया ऐसी खामोश हुई कि दुनिया का कोई इलाज उन्हें ठीक ही ना कर सका। वे उठते बैठते चीखती, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। उनकी जानलेवा चीखें जब घर से बाहर तक आने लगी तो उन्हें मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सालों साल वे उसी पर कोटे में चक्कर लगा लगा कर अपने बेटे को याद करती हैं। अनुराग ने सोचना बंद कर दिया। जब वह स्टेशन पहुंचा तो फास्ट ट्रेन आ चुकी थी। सड़कों पर सुबह के उत्पात के निशान मौजूद थे। वह चलती ट्रेन पर लटक गया। वह भीड़ के बीचों बीच फंस गया। उसकी सांस रुकने को हुई। वह घिघियाता हुआ अंदर की ओर घुसा। वह रोना चाहता था, पर उस क्षण कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पर वह अपना सिर टिकाकर रो पाए। उसने फोन लगाया, फिर काट दिया। फिर फोन लगाया। घंटी सुनी, पर डर के मारे फोन का बटन ही बंद कर दिया। उसने ट्रेन के बाहर देखा। उसे लगा, इतना बेरंग बेरौनक आसमान तो उसने पहले कभी नहीं देखा। अपने सूख रहे होठों पर उसने जीभ फेरी। फिर उसने सोचा, अर्चना से बात कर ली जाए। उसने फोन लगाया। घंटी बजती ही रही। अनुराग रत्न उपाध्याय अब बुरी तरह डर गया। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं घट गया? इतनी देर हो गई। अर्चना तो फोन करती ही ना। आखिर क्या हुआ? क्यों वह इस खबर पर इतना डर गया कि यादव भाभी के घर दिन भर बिजली की सिगड़ी जलती है? फिर उसने खुद को टटोला, यदि कुछ हो गया तो? अब वह कुर्ला स्टेशन पर था। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पार कर वह कार रोड के बगल वाली सड़क पर बाकायदा दौड़ रहा था। उसने देखा, उसकी बिल्डिंग के बाहर भीड़ जुटी है। वह रुक गया। अब क्या करे अनुराग? क्या वापस मुड़े और देर तक अकारण स्टेशन पर घूमता रहे, या दनदनाता हुआ घर की सीढ़ियां चढ़ जाए? जो होना है वह तो अब तक हो ही चुका होगा। अब उसके डरने का क्या फायदा? वह अब की बार अपने घर के दरवाजे पर था। उसने देखा, अर्चना सब्जी काट रही है और बब्बू पलंग पर सो रहा है। अचानक एक नामाकूल सा सन्नाटा अर्चना के और उसके बीच ना जाने क्यों धीरे धीरे फैल गया। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कहानी एक दिन का बुद्ध।
धन्यवाद।